गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग का नेक्स्ट जो सेट है ज्योग्राफी का, आप लोगों को पता होगा हम लोग आरओ एआरओ के टारगेट जो पेपर सेट है उनको करवा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी। ओके, तो इस क्रम में हम लोग साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी फिलहाल के लिए अभी ये चल रहे हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें हमारे कितनी 4 टेस्ट सीरीज 5 आ चुके हैं। ठीक है ना, ये हमारा छठा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमने पॉइंट लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें जानने के लिए मिलेगी, तो एंड तक बने रहना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये कौन सा? एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा है इसने। ठीक है, देखिए एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं। पहले पहले इन रिवर्स को देख लेते हैं कौन क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये इंडस रिवर जो है, ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है भाई? ये देखो, पहली चीज तो सिंधु नदी जो है आपकी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी, एंटीसीडेंट जिसको कहते हैं हम लोग, एंटीसीडेंट। ओके, ये ऐसी नदियां हैं जिनका निर्माण जो हिमाद्री हिमालय है, ये इसके निर्माण से भी पहले हुआ है। ठीक है ना, ये इनके उत्पत्ति से पहले ही फ्लो होती थी, इसलिए इनको एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नदी कहा गया। क्लियर है? ओके, इसी प्रकार की पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण और हैं, जैसे सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, तिस्ता हो गया। ये सब नदियां क्या है जो हमारे इंडिया में आ रही हैं, वो सारी ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। जबकि बाकी नदियां जैसे हम गंगा, यमुना, ठीक है ना, ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये सब हिमालय की उत्पत्ति के बाद ओरिजिनेट हुए। क्लियर है? तो सिंधु जो है आपका जो चाइना तिब्बत रीजन है, ठीक है, वहां पर आपका कैलाश मानसरोवर जो श्रेणी है उसमें मानसरोवर लेक के पास वहां से ओरिजिनेट होती है ये। ठीक है, और वहां पे जो ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, उसके समीप से ये निकलती है। क्लियर है? ओके, वहां से होते हुए फिर ये लद्दाख में एंट्री करती है। ओके, और वहां से आगे फिर ये बढ़ती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, फिर फाइनली ये पाकिस्तान में जाती है। इंडिया और पाकिस्तान इस नदी को लेके काफी विवादित भी रही, जिसपे 1960 के अराउंड में क्या हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी। ठीक है ना, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, मीडिएशन किया था। ओके, मध्यस्थता एक तरीके से कह सकते हैं, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो उसमें जो पूरब की नदियां थी, 3 नदियां, वो दे दिया किसको? इंडिया को उसकी अथॉरिटी दी, और पश्चिम की जो 3 नदियां वो अथॉरिटी दे दी किसको? पाकिस्तान को। क्लियर है? ओके, चलिए ये तो बेसिक सी बात है इसकी। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। तो इसके ट्रिब्यूटरीज में देखिए, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी यानी बाईं ओर जो है कौन है भाई? यहां पे एक जास्कर है, जास्कर रिवर। ठीक है, लद्दाख रीजन में ये आके आपकी सिंधु से मिलती है। क्लियर है? और यहां पे आप एक देखेंगे इधर पाकिस्तान की तरफ सोहन नदी, सोहन रिवर। ओके, ये भी इसकी एक बाई तरफ से आके मिलने वाली नदी है। ओके, जबकि इसमें इधर बात करें कौन कौन है, तो भाई श्योक हो गया, श्योक रिवर हो गया, फिर यहां पे गिलगित रिवर हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, पीओके गिलगित। ओके, गिलगित रिवर के बाद कौन सी हो गई भाई? काबुल हो गई, काबुल रिवर, अफगानिस्तान से काबुल। और काबुल की एक ट्रिब्यूटरी है, उस नदी का नाम क्या है? स्वात। ओके, ओके, काबुल हो गया। फिर कौन हो गई भाई इसमें? कुर्रम हो गया, कुर्रम हो गया। ठीक है, फिर गोमल हो गया। ओके, गोमल हो गया। ये सब नदियां जो हैं इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं, यानी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। क्लियर है? तो सिंधु ये अपनी जो गॉर्ज है, महाखंड जो होते हैं, ठीक है ना, पहाड़ों को जब हिमालय की उत्पत्ति उत्थान हो रहा था, उसको ये इरोड करते करते, कट करते करते वहां पे कैनियन का फॉर्मेशन किया, गॉर्ज का फॉर्मेशन किया। तो गहरे गॉर्ज के लिए ये नदी जानी जाती है। ठीक है ना? ओके, जैसे बुंजी गॉर्ज हो गया। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण और काफी डीपेस्ट गॉर्ज है यहाँ पे। तो चले, तो ये था सिंधु, बट ये लॉन्गेस्ट नहीं है एशिया की। इसकी बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर की। अगेन ये चाइना तिब्बत वाले रीजन से निकल रही है, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बतन प्लेट्यू है। ठीक है, वहां मानसरोवर लेक है, उसी के पास से ये भी ओरिजिनेट हो रही है। ओके, और मानसरोवर लेक में जो
आपका चेमयांगडोंग, ठीक है ना, ये ग्लेशियर है। ओके, चेमयांगडोंग ग्लेशियर, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और वहां से ओरिजिनेट होके जब चाइना तिब्बत में ये फ्लो करती है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? इसको जानते हैं हम लोग सांगपो नाम से। सांगपो, सांगपो रिवर के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूं मैं, सांगपो। फिर ये क्या होता है, ये रिवर यहां अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पे यांगयाप पास, ये पॉइंट सारे याद रखिएगा, यांगयाप दर्रा। ओके, इस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, ये एंट्री लेती है। ओके, और यहां पे जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है दिहांग। क्लियर है? दिहांग। ठीक, अब ये आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम में होते हुए ये नीचे फिर कहां जाती है भाई? बांग्लादेश की ओर निकलती है। क्लियर है? ओके, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। देखिए यहां पे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे दिबांग हो गई, दिबांग, फिर लोहित रिवर हो गया। ओके, फिर दिहिंग हो गया, दिहिंग, इन सभी ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने आपको। दिहिंग हो गया, धनसिरी हो गया, धनसिरी रिवर हो गया। ओके, कोपिली हो गया, KOPILI, कोपली रिवर हो गया। ठीक है, ये सब इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में शामिल होती हैं। जबकि इधर हम बात करें दाई तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे पहले इधर है सुबनसिरी, सुबनसिरी। क्लियर है? फिर इसके बाद कौन मिलता है भाई आके? सुबनसिरी के बाद मानस, फिर संकोच रिवर, संकोच रिवर। ओके, और उसके बाद फिर यहां पे तिस्ता रिवर। ओके, ये सारी नदियां क्या है, इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है भाई? ओके, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी फिर जब असम से होते हुए, अच्छा, असम के मैदान में जब ये फ्लो करती है, चूंकि अपने साथ ये इस पूरे पहाड़ी एरिया से जब आती है ना, ओके, अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद लेके आती है। तो जब ये इस असम प्लेन में ये एंटर करती है, तो वहां पे क्या करती है, ये अपनी रिवर जो स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम, उसी में उन अवसादों का डिपोजिशन करती रहती है। ठीक है ना, निक्षेपण करती रहती है, और उसके फिर चारों ओर से बहना शुरू होती है। ओके, तो मेन स्ट्रीम के बीच में आपको इस तरीके से डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोई ऐसा स्थल जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं भाई? हम द्वीप कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये नदी जो है यहाँ पे एक द्वीप का, असम में एक द्वीप का भी निर्माण करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? माजुली द्वीप। माजुली, ये विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है या नदी द्वीप है। ओके ना, इसका निर्माण यही नदी ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र फिर आगे जब बढ़ती है, तो आगे बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, क्लियर है, तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में? जमुना। ओके, यमुना से कंफ्यूज मत होइएगा, यमुना, गंगा यमुना, ये यमुना जो है ये गंगा यमुना तंत्र का पार्ट है। ओके, ये जमुना रिवर है, ये बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। क्लियर है? ओके, और जबकि जो गंगा रिवर है, जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं हम? पद्मा नाम से। ये पॉइंट याद रखिएगा, पद्मा जो है गंगा को हम लोग कह रहे हैं। ओके, गंगा जब वहां पे पहुंचती है, तो उसकी बहुत सारी वितरिकाएं हो जाती हैं, उसी की एक वितरिका का नाम है पद्मा। ओके, और जब पद्मा और जमुना ये आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, ओके, तो आगे फिर ये बढ़ती हैं। ठीक है, और इसमें एक नदी आके मिलती है जो बराक रिवर है। बराक रिवर का नाम सुने होंगे, ये मणिपुर हिल्स से निकलती है, मणिपुर, मिजोरम, इधर से होते हुए, असम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बराक रिवर जो है, बराक रिवर, ये आके इसमें जब मिलती है, ठीक है ना, इसको यहां पे जब एंटर करती है, इसको मेघना नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही फाइनली जाके आपका क्या, किस नाम से कहलाता है? मेघना। और ये अंततः मेघना के रूप में कहां गिर जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? ओके, तो वहां पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन भी करती है। ओके, चले, तो ये था ब्रह्मपुत्र के बारे में। यांगसी रिवर की बात करते हैं, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यही है, यांगसी रिवर है। ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है? थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ये। ओके, क्लियर है? ओके,
और दूसरी बात, यांगसी, ये भी हमने अभी बताया कि ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है वहीं से ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए फिर आगे टर्न लेते हुए ईस्ट की ओर फ्लो करती है। जो संघाई शहर है ना, संघाई आपने नाम सुना होगा चीन का, वो इसी नदी के बैंक पर, तट पर स्थित है। क्लियर है? ओके। और अंततः ये कहां जाके गिरती है भाई? ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में जाके ये गिरती है। क्लियर है इतनी बात? यांगसी रिवर, तो ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, या एशिया और यूरोप की भी मिला ले तो भी ये वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा, वर्ल्ड की दो जो अदर टू लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में अगर हम जाने तो वो कौन सी है भाई? नाइल रिवर, जिसको नील नदी कहते हैं हम लोग, ये अफ्रीका में, ठीक है ना, और मिस्र से होते हुए ये फाइनली किसमें गिरती है? मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। क्लियर है? तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है भाई? कुछ ही किलोमीटर का डिफरेंस है इसमें। तो सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो है अमेजोन रिवर। ओके, अमेजोन रिवर जो है तो सेकंड लॉन्गेस्ट, लेकिन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि वो अपने साथ जो जल बहाकर ले जाती है ना, उसकी मात्रा विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना? इन नदियों से जितनी भी नदियां ये नदी जल प्रवाहित कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा जल वही प्रवाहित करते हैं। तो इस सेंस में अगर हम बात करें, उसका बेसिन एरिया भी बड़ा है। तो लार्जेस्ट जो रिवर है वर्ल्ड की वो कौन है? अमेजोन है। बट लॉन्गेस्ट कौन है? नाइल है। ओके, और उन दोनों के बाद थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो आती है वो है यांगसी, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? वांगहो की बात कर लेते हैं। वांगहो रिवर, इसको हम लोग चीन का शोक भी कहते हैं, चीन का सोरो ऑफ चाइना, शोक, दुख का कारण। ठीक है? शोक क्यों होगा भाई? जब बाढ़ वगैरह आती है, लोगों को प्रभावित करेगा ये, वहां जन धन की हानि होगी, तो इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। वांगहो रिवर जो है ये जब निकलती है वहां चाइना के नॉर्दर्न पार्ट से, ठीक है ना, और वहां पे हमको पता है नॉर्थ पार्ट में इसके चाइना के देखें तो चाइना और मंगोलिया, इन दोनों देशों में एक डेजर्ट फैला हुआ है जिसका नाम है कौन सा? गोबी मरुस्थल। ठीक है? गोबी मरुस्थल जो है उसके सदर्न ईस्ट यानी साउथ ईस्ट पोर्शन से, दक्षिण पूर्व हिस्से से ये होकर नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है? ओके। और जब गोबी मरुस्थल से जब हवाएं इस चाइना की तरफ फ्लो करती हैं, क्लियर है, तो यहां पे वो अपने अवसाद जो होते हैं, वो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो इन नदी घाटी में डिपॉजिट करते हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से इस नदी का रंग जो होता है वो कैसा होता है? येलो कलर का दिखाई देता है, येलोइश हो जाता है हल्का। ओके, इसी वजह से वांगहो रिवर को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? येलो रिवर के नाम से भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना? तो वांगहो, सोरो ऑफ चाइना, येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये कहां गिरती है भाई जाके? तो ये बोहाई की खाड़ी में, बोहाई, ये नाम याद रखिएगा, बोहाई, बोहाई सी है, वहां पे एक छोटा सा बे है, बोहाई की खाड़ी कहते हैं जिसको, उसी में जाके ये येलो सी, येलो रिवर गिरती है। क्लियर है भाई? ओके, तो हमारा आंसर हो गया इसमें यांगसी रिवर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी, अभी हमने डिस्कस किया भाई इसी पे ही, कि गंगा नदी को जब बांग्लादेश में एंटर करती है, देखिए बांग्लादेश में जब गंगा नदी यहां से आ रही है, ओके, उत्तराखंड, कहां पे? गंगोत्री जो ग्लेशियर है उस रीजन से निकल रही है, और वहां पे आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब एरिया से होते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे पहले ये इसकी एक वितरिका, वितरिका कहते हैं, देखो एक सहायक नदी होती है, एक वितरिका होती है। सहायक नदी कौन सी होती है? जो मुख्य धारा में आके मिलती हैं, और वितरिका कौन होती है? जो मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाती है। तो एक इसी तरीके की एक वितरिका है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली, जिसपे कोलकाता शहर है। ओके, हुगली इसकी सहायक नदी नहीं है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है, कि हुगली जो नदी है वो गंगा की सहायक नहीं है, बल्कि क्या है? वो वितरिका है। ओके, इसको कहते हैं हम लोग वितरिका। ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी इंग्लिश में बोला जाता है इसको। क्लियर? आगे फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, तब इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और वहां पे प्रवेश करने के बाद इसकी बहुत सारी वितरिकाएं हो जाती हैं। ठीक है ना? ओके, तो उसमें से एक वितरिका जो है, जो आपका जमुना रिवर में यानी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उसी का नाम क्या है? पद्मा रिवर। ओके, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? पद्मा नाम से। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, निम्नलिखित में से
तटरेखा नहीं, अच्छा, अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? कुछ सागर दिए गए हैं और उसमें बताया है तटरेखा नहीं है। तटरेखा का मतलब क्या है? यानी उस सागर के समीप कोई स्थलखंड नहीं है, ओके, या उससे कोई स्थलीय सीमा अटैच नहीं है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि इनमें कौन सा ऐसा सागर है जिसके चारों ओर कोई भी स्थलखंड नहीं है, कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, तटरेखा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काला सागर की। देखिए, ओके, एक पेज ऐड कर दूं इस पे मैं, चलिए यहीं पे डिस्कस करते हैं हम। काला सागर, ये हो गया आपका काला सागर। काला सागर, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। ब्लैक सी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, काला सागर के जो सराउंडिंग में कितने देश हैं? यहां पे लगभग 6 देश हैं जो इसके चारों ओर क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो देश हैं? तो हम बात करें, जॉर्जिया, नाम ध्यान रखिएगा इनका, जॉर्जिया, ओके, रशिया, रशिया, टर्की, टर्की, ओके, बुल्गारिया, छोटा सा इधर बुल्गारिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ओके, 3 2 5 हो गया ना भाई, और एक हो गया आपका यूक्रेन। यूक्रेन, क्लियर है? ये 6 देश हैं, इसके चारों ओर क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ओके। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सीधे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे देगा कि कौन सा देश ब्लैक सागर के साथ या काला सी के साथ, ब्लैक सी के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो कौन कौन हो गया? यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया। क्लियर है भाई? तो ये सारे जो देश हैं आपका ब्लैक सी के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे इस आंसर को एलिमिनेट कर देंगे कि इसमें कौन सी तटरेखा नहीं। तो भाई यहां तो इतने सारे देश इससे जुड़े हुए हैं, तो तटरेखा तो इसकी है ही है। अब हम देखें कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के यहां पे एक छोटा सा सागर मिलेगा। हालांकि ये मेडिटेरेनियन सी का ही एक एक्सटेंशन है, जो लैंड मासेस के प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, लैंड मासेस के कन्वर्जन से क्या हुआ? ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे ब्लैक सी, यहां पे एक सी है, उसका नाम है सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर। क्लियर भाई? मरमरा सागर के बाद, मरमरा सागर के बाद यहां पे हम देखें, एक यहां पे एक छोटा सा सागर है, उसका नाम है अजोव सी, अजोव सी या अजोव सागर। होल्ड ऑन, क्लियर है इतनी बात? अजोव सागर। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, मरमरा सागर जो है उसको काला सागर से, महत्वपूर्ण पॉइंट है, मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ओके, यहां पे एक पतली सी जलधारा है जो इन दोनों सागरों को कनेक्ट करती है, और उसका नाम है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जल डमरू या जल संधि या स्ट्रेट। क्लियर है? मरमरा को काला सागर से बॉस्फोरस स्ट्रेट जोड़ता है। नेक्स्ट है अजोव की बात करते हैं हम लोग। अजोव को काला सागर से कौन सी स्ट्रेट जोड़ रही है? तो यहां पे KERCH, कर्च जल संधि, कर्च जल संधि, ये किसको कनेक्ट कर रही है? अजोव को काला सागर से। क्लियर है? ओके, अजोव और काला सागर। देखिए, काला सागर जो है ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है इस सेंट्रल एशिया, एक तरीके से ईस्टर्न एशिया कह सकते हैं इसको, वेस्टर्न एशिया कह सकते हैं, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न। ओके, यहां पे हम देखें जो महत्वपूर्ण नदियों में डैन्यूब और डैनिपर, कौन कौन सी? डैन्यूब और डैनिपर, ऐसी नदियां ये आके इसमें काला सागर में मिलती हैं। क्लियर है? ओके, जो यूरोप की बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं। ओके, और साथ ही साथ यहां पे हम देखें डोन रिवर, एक डोन वोल्गा है, तो डोन रिवर ये भी यूरोप की रिवर, डोन रिवर जो है ये भी आके कहां पे गिरती है? अजोव सी में गिरती है। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस सागर में क्या करती हैं? फ्रेश वाटर सप्लाई करती हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको इसमें काफी पॉइंट जानने को मिल गया होगा। और काला सागर के इधर हम देखेंगे पूरब में, तो यहां पे एक सागर और मिलेगा जिसका नाम क्या है भाई? कैस्पियन सागर। क्लियर है भाई? ओके, ये नीचे वाला कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सागर को हम लोग देख लेते हैं, यहां पे ऐड कर दो।
देखिए कैस्पियन सागर जो है ये भी लैंडलॉक्ड है, इसके चारों ओर स्थलीय देश हैं। कौन कौन से? नीचे हम बात करें, ईरान, ओके, कजाकिस्तान, क्लियर, ओके, रसिया, रसिया हो गया इधर, ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान, ओके, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके। कितने हो गए? 3 2 5, 5 कंट्री जो हैं ये कैस्पियन सागर के चारों ओर लगे हुए हैं, क्लियर है। तो ये कैस्पियन सागर जो है इन 5 देशों के बीच में मध्य में अवस्थित है, लैंडलॉक्ड एक वाटर बॉडी है, क्लियर है, ओके। और यहां पे हम देखें तो ये कंट्रीज जो हैं इसको कवर करती हैं। तो ये भी जो आपका ऑप्शन है क्या है भाई आपका, ये भी लैंडलॉक्ड है, ओके, यानी इसमें भी तटरेखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अजोव सी की हमने बात की, देख रहे हैं अजोव सी रसिया और यूक्रेन के मध्य में अवस्थित है, ये आपका अजोव सी भी नहीं होगा। अब बचा एक सारगैसो सागर। सारगैसो सागर है क्या, इसको देखिए। देखिए सारगैसो सागर क्या है, यहां पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां पे है आपका यूरोप, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, क्लियर है, ओके। देखिए यहां पे विषुवत रेखा में बना देता हूं। अब देखिए यहां विषुवत रेखा से यहां से एक जलधारा निकलती है जो कि फ्लोरिडा जलधारा और एंटिलीज की जलधारा, ये दोनों जलधाराएं गर्म है, ठीक है। सबसे पहले तो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर में जो है कौन सी जलधारा है, उत्तर विषुवत जलधारा, ओके। ये कैसी जलधारा है भाई, गर्म जलधारा है, उत्तर विषुवत जलधारा गर्म जलधारा है, जिसका प्रवाह किधर है, पूरब से पश्चिम की ओर। आगे बढ़ने पे क्या होता है, यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स है बहुत सारे, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंट्री लेता है, और यहाँ पे फ्लोरिडा के पास से निकलता है, तो इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। और इसके ऊपर से निकलता है एक एंटिलीज की जलधारा, ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं और आगे क्या बनाती है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। फिर ये आगे जाती है इधर आपका, यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड वगैरह है, ठीक है। नीचे इधर आ रही है, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ, और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में ये जलधारा प्रवेश कर रही है, इसका नाम है कनारी। यहाँ पे कनारी आइलैंड है एक, उसी के पास से होकर गुजरी, उसी के नाम पे इसको दे दिया कनारी की जलधारा, क्लियर है। नीचे गर्म जलधारा, इधर ठंडी जलधारा, इधर गर्म जलधारा। तो आप देख रहे हैं इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी ये जलधारा चारों ओर से घिरी हुई है, और बीच वाला जो एरिया है इसके चारों ओर से ये जलधारा घूम रही है। तो बीच का जो जलीय क्षेत्र है ना, सागरीय क्षेत्र, वो क्या हुआ, रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया, वहां पे ट्रैप हो गया। तो ऐसा सागरीय क्षेत्र जिसमें जल क्या हो गया, स्थिर एक तरीके से हो गया है, तो उसमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ओके, और उसके चारों ओर गर्म और ठंडी जलधाराएं प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ऐसे स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में क्या होता है कि एल्गी टाइप की एक वनस्पति जो है इस सागर के सतह के ऊपर उत्पन्न हो जाती है, और उसकी एक पतली मोटी परत जो होती है इसकी सतह पे फैल जाती है, क्लियर है। ऐसी जो वनस्पतियां यहाँ पे विकसित होती हैं उसको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई, सारगैसम। क्या कहते हैं, सारगैसम। ये उत्तरी अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ओके। किसका पार्ट है ये, उत्तरी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। तो सारगैसम कहते हैं इन वनस्पतियों को, और इसी वनस्पति की वजह से इस सागर को हम लोग क्या कहते हैं, सारगैसो सागर। क्या कहते हैं भाई इसको हम, सारगैसो सागर कहते हैं, ठीक है, ओके। ये सारगैसो सागर को हम लोग यहाँ पे जो मरीन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे जो अदर जीव होते हैं जैसे फिशेस वगैरह हो गई, वो यहाँ पे इस एरिया को छोड़ के आगे चली जाती, क्योंकि भाई पूरे सतह पे जब लेयर फैल जाएगी इनकी, नीचे सनलाइट पहुंचेगी नहीं, नीचे सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो नीचे रहने वाले प्लैंक्टन्स हुए, मछली फिशेस वगैरह हुई, इनको
सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में केवल ये वाले जो यहाँ पे एक तरीके से यूट्रोफिकेशन जैसी प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सार्गेसम वनस्पतियां इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है, इसी नाम से इसको हम लोग सार्गेसो सागर कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, तो सारगैसो सागर जो है ये चारों ओर से इन जलीय धाराओं से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके आसपास कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, तो तटरेखा नहीं होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं भाई? सारगैसो सागर को ही हम लोग इसका आंसर मानेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ, टैगा वन विशिष्टता है। देखिए टैगा वनस्पतियां क्या है? टैगा जो है बेसिकली आपका, हम बात करें लगभग 45 से 65 वाला जो रीजन है, क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से 66.5 डिग्री पे जो आपका आर्कटिक वृत्त है, ओके, वहां तक 45 से लेके 65 का रीजन जो है, यानी समशीतोष्ण या टेम्परेट कह लीजिए इसको, टेम्परेट रीजन जो है, यहां पे ये वनस्पतियां जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। टैगा वनस्पति एक तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, तापमान जो होता है, यानी साइबेरिया का जो सदर्न पोर्शन है वहां पे इस तरीके की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। ये टुंड्रा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है लेकिन टुंड्रा से अधिक होता है। टुंड्रा जो होता है वो इसके ऊपर अप टू 90 डिग्री तक अक्षांश पे आपको टुंड्रा वनस्पतियां मिलती हैं, लेकिन उसके नीचे ये जो टेम्परेट रीजन है, इस रीजन में आपको कैसा वनस्पति मिलेगी? टैगा फॉरेस्ट मिलते हैं। ये एक तरीके के शंकुधारी वन है। कैसे हैं? शंकुधारी, कॉनिकल। ओके, इनकी लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे नमी की, वर्षा की कमी है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है। ओके, ऐसी सिचुएशन में ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी पत्तियां क्या होती हैं? नुकीली होंगी, चौड़ाई कम होगी। ओके, और जब ड्राई सीजन होता है तो ये अपनी पत्तियां गिरा भी देती हैं। क्लियर है? तो डेसिडिवस भी होती हैं ये। तो ये शंकुधारी वनस्पतियां, टैगा वनस्पति जो है आपका समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है, वहीं पे ये पाई जाती हैं। क्लियर है? ओके, तो नॉर्थ अमेरिका, रसिया, ये सब जो पार्ट है वहां पे मुख्यतः इनका विकास हुआ है। और टैगा वनस्पति के बारे में यूरोप, रसिया, मतलब पूरा यूरेशिया हो गया इस वाले रीजन में, इस अक्षांशीय क्षेत्र में, और नॉर्थ अमेरिका। एक पॉइंट बड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो टैगा वनस्पति है ये हमारे पृथ्वी पे, ठीक है ना, फैले जितने भी आपके लैंड बायोम हैं, ओके ना, उसमें सबसे लार्जेस्ट यही फॉरेस्ट हैं आपके फैले हुए। क्लियर है? ओके, आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इस पूरे रीजन में इतने अक्षांश क्षेत्र में फैले हुए हैं। और यहाँ पे लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है आपको। ठीक है ना, लैंड एरिया काफी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे में देखें तो इनका क्षेत्रफल जो है काफी अधिक ब्रॉड है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे दिए गए पूर्व निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में इसको बताना है। ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे 4 झीलें दी गई हैं, इसमें बताना है, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है, देखिए विश्व में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ताजे जल की या मीठे जल की, इसको मीठा जल भी कह सकते हैं या ताजा जल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे जल की जो सबसे बड़ी एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है भाई? सुपीरियर झील है। ठीक है, सुपीरियर झील है कहां पे? ये यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। जो ग्रेट लेक है ना, 5 महान झीलें, उन 5 महान झीलों में ये झील जो है आपकी है। और ये उन 5 महान झीलों में तो सबसे बड़ी है, विश्व की भी ये सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से, पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है। क्लियर है इतनी बात? पहला पॉइंट। दूसरा, जो सुपीरियर झील है, ओके, इसी ग्रेट लेक्स में फैला हुआ है और उसमें 5 लेकों में सबसे बड़ी तो हो ही गई। दूसरा, हम बात करते हैं इसका जो एरिया है वो भी सबसे लार्जेस्ट हो गया। अब इससे छोटे एरिया की बात करते हैं, तो इससे छोटा जो दूसरा है वो है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक कहां पे है भाई? विक्टोरिया लेक आपको पता है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप जिसमें आपके 3 देशों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं? तो आपका हो गया केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। ठीक है, तंजानिया।
इन देशों में ये विक्टोरिया लेक फैला हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ओके। और विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है, इसी विक्टोरिया लेक से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो होकर इससे पास होती है। तो विक्टोरिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओके। और इसी के पास से आपका कौन सी रिवर निकल रही है भाई? नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। ओके। तो हमको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो यहां पे अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो इससे अगली जो रिवर है ये है लेक बैकाल। बैकाल लेक जो है ये कहां पे है भाई? ये रशिया में है, रशिया में। इस लेक की खास बात क्या है? देखिए ये एरिया में तो आपका कम है, एरिया में लगभग ये विश्व में 5वें स्थान पे आई थिंक आता है ना। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें ये गहराई के मामले में विश्व में सबसे गहरी झील है, पहला पॉइंट। दूसरा, वॉल्यूम के हिसाब से, जल के आयतन के हिसाब से बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, यानी इसके अंदर माना जाता है, इस बैकाल झील के अंदर हमारे जो सरफेस वाटर है, हमारी पृथ्वी पे जो सतह पे जल है, ठीक है ना, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं मैं, इस सतह पे, झीलों में सतह पे जो जल है उस जल का लगभग 20% अकेले किसमें है? इस बैकाल लेक में है। बहुत बड़ी बात है ये कि अकेला 20% पूरे विश्व के सरफेस वाटर का अकेले इस झील में है। ठीक है ना। ओके। इसकी गहराई लगभग 1.5 किलोमीटर तक की डीपेस्ट है ये। ओके ना, 1.6 मान के चलिए इसको, किलोमीटर तक है। ओके। तो ये बैकाल लेक रशिया में, जो कि विश्व की सबसे गहरी और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। क्लियर है इतनी बात? चले। और इससे छोटी है आपकी ग्रेट बियर। ग्रेट बियर है ये, बिथर्ने बियर। ओके। ये आपकी कनाडा में, कहां पर है ये कंप्लीटली कनाडा में है। ओके। कनाडा में भी ऐसी 5 झीलें हैं जो आपकी वहां कनाडा के प्लेन एरिया में आपकी सिचुएटेड है। ठीक है। और जो आपका कैनेडियन शील्ड है यानी जो प्लेट्यू एरिया, हाईलैंड है, उसके वेस्ट में ये पड़ती है। ठीक। इन लेक्स के, इसके अलावा और कौन कौन सी लेक हैं? देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसको ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, याद रखिएगा इसको। सबसे पहले सबसे ऊपर है कनाडा के, ये सारी झीलों की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो पूरी की पूरी कनाडा में है, यूएसए में उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो यहां पे सबसे ऊपर है आपका ग्रेट बियर लेक। कौन सा? ग्रेट बियर लेक। ओके। उसके दक्षिण में ग्रेट स्लेव लेक। ओके। उसके दक्षिण में अथाबास्का। क्लियर है? और उसके दक्षिण में रेनडियर। ओके। उसके दक्षिण में विनिपेग लेक, विनिपेग। ओके। ये कितनी झीलें हो गई आपकी? 5 झीलें हो गई ना। हाँ, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, इसी क्रम में आपको याद रखना है। क्लियर है? और ये 5 झील कहां पे है? ये कनाडा में। तो ग्रेट बियर कहां पे हो गई? कनाडा में। एरिया इसका छोटा है। तो अगर हम अब अरेंज करें अवरोही क्रम में इन झीलों को, सबसे बड़ी झील कौन सी हुई? सुपीरियर, नंबर 4। उसके बाद विक्टोरिया, नंबर 3। उसके बाद बैकाल, नंबर 2। एंड लास्ट में ग्रेट बियर, नंबर 1। 4 3 2 1, दैट इज 4 3 2 1, आंसर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? क्या है ये? अच्छा, ये आइलैंड है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात पूछा है। ठीक है। ओके। देखिए पहले हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड है सामने। न्यूजीलैंड को 2 आइलैंड में विभाजित किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ आइलैंड और इसको कहते हैं हम लोग साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड या साउथ न्यूजीलैंड, साउथ आइलैंड। ठीक है। नॉर्थ और साउथ आइलैंड को एक जलधारा, जल संधि जिसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, वो सेपरेट करती है, अलग करती है। उस जल संधि का नाम क्या है भाई? उसको कहते हैं हम लोग कुक स्ट्रेट। ओके। कुक जल संधि, याद रखिएगा ये नाम, कुक जल संधि। ये उत्तरी न्यूजीलैंड आइलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड आइलैंड से अलग करती है। पहला पॉइंट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इधर तस्मान सागर को वेस्ट पैसिफिक से भी कनेक्ट करता है। ठीक है ना। ओके। जलधाराएं क्या होती हैं? जल संधियां या जल डमरू क्या होते हैं? ये बेसिकली अगर हम कहें, ये 2 लैंड मास को अलग करती हैं और 2 सागरों को जोड़ती हैं, 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम यहां पे जल की जगह किसी लैंडमास को ले ले, एक पतला सा लैंडमास
जो दो महासागरों को, दो वाटर बॉडी को अलग करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग इस्थमस कहते हैं, ठीक है ना, इस्थमस। ओके, और जबकि अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो उसको हम लोग जलडमरू या जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंसेस है, इनमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ हो गया। इसमें अगर हम बात करें, साउथ जो आपका न्यूजीलैंड है, इसका क्षेत्रफल अधिक है किससे? नॉर्थ से। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं भाई, इसमें आगे बढ़े हम लोग। न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड जो है ये कहां पे है? न्यू फाउंडलैंड जो नॉर्थ अमेरिका है, ओके, उसमें अमेरिका कनाडा, कनाडा के साइड में, इधर हम देखें बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के इस वाले पोर्शन में, उत्तर पूरब में आपको ये एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये आइलैंड किस लिए फेमस है भाई? यहां पे हमने बात किया था, जब आप महासागरीय जलधाराओं का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे, यहां पे एक नीचे से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली एक जलधारा है जिसकी स्पीड काफी तेज है, बड़ी मात्रा में वो जल प्रवाहित करती है। उसका नाम है कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ठीक है ना। और ये एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है भाई? गर्म। और ऊपर से लेब्राडोर सी से आ रही है एक जलधारा, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है। ये कैसी जलधारा है? ये है ठंडी जलधारा। क्लियर है? और ये जो है आपका ये वाला पॉइंट, यही है आपका न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के समीप ये ठंडी और गर्म जलधाराएं जब आके मिलती है ना, तो इस पूरे एरिया में क्या होता है? फॉग जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, चारों ओर कोहरा छा जाता है महासागर में, ठीक है। ओके, जिससे जलयानों को भी इस क्षेत्र से होकर गुजरने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जब यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों मिलती हैं आके, तो ऐसे में यहाँ पे सागरीय जल का तापमान सामान्य हो जाता है, इतना अनुकूल हो जाता है जिससे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ओके, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जलीय प्लवक होते हैं, उनका काफी ज्यादा विकास होता है, और वो एक भोजन होती है किसका? मछलियों का, जिसकी वजह से मछलियां इस एरिया में अट्रैक्ट होती हैं, मछलियां आती हैं, और उन्हीं मछलियों के आगमन की वजह से यहाँ पे मत्स्य बैंक का विकास हुआ है, ठीक है। ये मत्स्य बैंक, फिशिंग बैंक जो है मत्स्य उद्योग के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। क्लियर है? ओके, इस मत्स्य बैंक का नाम क्या है? ग्रैंड बैंक, GRAND, ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक जो है आपका इसी न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास में है, ठीक है ना। ओके, तो न्यू फाउंड, ये अगर इन चारों द्वीपों में बात करें तो इनमें सबसे बड़ा जो है आइलैंड जो है आपका कौन सा हो गया? इसका लगभग 4 लाख, लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटी याद रखिए कि हाँ कितना है। तो न्यू फाउंडलैंड का जो एरिया है लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, उसके बाद हम बात करें जावा, साउथ की तो हमने बात कर ली, जावा को देखते हैं। जावा देखिए, जावा किसका आइलैंड है भाई? ये इंडोनेशिया का है, सुमात्रा है, जावा है, आपने जानते हैं इसको। ओके, जावा जो है, हालांकि क्षेत्रफल इसका छोटा है, बट ये विश्व का सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड पे, इस द्वीप पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। किस पे? इस जावा द्वीप पे। क्लियर है? इंडोनेशिया का ये पार्ट है। ओके, तो अब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? न्यू फाउंडलैंड का। ये लगभग 1 लाख कितना 1.1 लाख कर लो इसको शॉर्ट, 1.1 लाख। ये साउथ जो है 1.4 लाख। ओके, जावा जो हो गया आपका लगभग, ये भी हो गया आपका 1.2 लाख। क्लियर है? ओके, और आपका ये 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये सारे स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया इसमें सबसे बड़ा किसका हो गया भाई? न्यू फाउंडलैंड का। क्लियर है? लोकेशन भी आपको इनकी पता चल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके भाई, दस्ते लुट, भाई ये एक डेजर्ट है आपका दस्ते लुट, और इसी के साथ एक और मैं लिख दे रहा हूं, दस्ते कबीर, कबीर। ओके, दस्ते लुत और दस्ते कबीर, ये दो आपके मरुस्थल है। ये कहां पर है? ये ईरान में पड़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दस्ते लुत और दस्ते कबीर ये दोनों आपके मरुस्थल ईरान के एक दो बड़े डेजर्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? क्लियर है? ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, समझिएगा इसको।
ये सागर की सतह है, ठीक है, सागरीय जल की सतह। ओके, देखिए सागरीय जल है, उसमें तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये सैलिनिटी, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, लवणता। ये तापमान, टेम्परेचर, और ये डेंसिटी, घनत्व। और ये तीनों आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए। क्लियर है? ओके। इनका जो वेरिएशन है, अगर हम अक्षांश पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं पे भी मूव करते हैं तो इनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, बिकॉज हमारा पृथ्वी जो है उसके शेप की वजह से जो सनलाइट होती है वो हर एक अक्षांश पे अलग अलग पड़ती है, ठीक है, जिससे उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है, और इंटेंसिटी वेरी करेगी तो तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा तो घनत्व और लवणता में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके। तो यहां पे हम पहले बात करें थर्मोक्लाइन। थर्मो का मतलब ये है तापमान से, तो थर्मोक्लाइन, अगर मैं ट्रॉपिकल रीजन की बात करूं तो इस क्षेत्र में तापमान नॉर्मली 25 से 27 डिग्री सागरीय जल के तापमान को मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सागरीय जल का तापमान क्या है भाई, 25 से 27, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 25, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, और इधर मैं डैश डैश करके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो इसमें होता क्या है, देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। थर्मोक्लाइन कि जैसे जैसे, अब देखिए ध्यान से समझिए, जब सनलाइट सागर की सतह पे पड़ती है, ठीक है, तो सनलाइट क्या होता है ना, वाटर के अंदर ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है। ओके, जो लाइट वेव है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, और ऐसी सिचुएशन में लगभग 200-300 मीटर तक ही ये गहराई तक पहुंच पाती है। क्लियर है? जिसकी वजह से जो सागरीय जल का जो वर्टिकली अगर हम बात करें, जो अपर लेयर है, केवल तापमान वहीं पे ज्यादा होगा सनलाइट की वजह। नीचे जितना जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी, और एक डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे कि तापमान पाएंगे कि वहां पे लगभग तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो सागरीय जल की गहराई है उसको हम किस में नापते हैं, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा। चलो, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम देखो, कुछ डिस्टेंस तो ऐसी है कि ऊपर तापमान थोड़ा ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, लगभग नॉर्मल सा। उसके बाद एक रीजन ऐसा आएगा जिसमें तापमान बहुत तेजी से गिरावट होगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे गिरते गिरते तापमान लगभग 0 डिग्री। ओके, ये वाली जो लाइन है ना 0 डिग्री वाली, तो ये हमारा तापमान का है, मैंने ये तापमान वाला टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो ये नीचे इधर गहराई दी है और यहाँ पे, तो इस वाले रीजन को, यह क्षेत्र जिसमें तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, तेजी से परिवर्तन दर्ज किया जा रहा है गहराई बढ़ने के साथ, इस रीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन रीजन या थर्मोक्लाइन क्षेत्र, ठीक है ना। ओके, थर्मोक्लाइन में तापमान में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो वहां पे सागरीय जल का तापमान क्या होगा, कम होगा, तो वहां पे थोड़ा सा ये वाला ग्राफ यहां से बन सकता है। कहीं पे तापमान जितना ज्यादा हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे उतना ही इनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो थर्मोक्लाइन जो है वो तापमान से, और हमें देखना क्या है, लवणता। हेलोक्लाइन की बात करें, पैक्नोक्लाइन और केमोक्लाइन। तो हेलोक्लाइन को देख लेते हैं। हेलोक्लाइन जो है ये आपका किससे रिलेटेड है भाई, ये है हमारी लवणता से रिलेटेड। क्लियर है? लवणता ये एक अलग ही टॉपिक है हमारा। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पे आप लोग, इसी चैनल पे ही आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इनको, ठीक है। और लवणता की बात करते हैं हम लोग। तो लवणता बेसिकली क्या होता है, लवणता को डिफाइन किया जाता है कि भाई पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जितना साल्ट डिसॉल्व होता है, जितने ग्राम साल्ट डिसॉल्व होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस सागरीय जल की लवणता कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो लवणता जो है ये भी हमारा सागरीय सतह के ऊपर से नीचे जाने पे घटती जाती है। क्लियर है? उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हेलोक्लाइन जो है वो लवणता को दिखाता है। क्लियर है? पाइक्नोक्लाइन की बात करें तो ये घनत्व को दिखाता है, आपके किसको, घनत्व को, ठीक है। तो घनत्व में भी इसी तरीके से ग्राफ चेंज आता जाएगा। ऊपर जल गर्म है तो घनत्व उसका कम है, नीचे जल ठंडा है तो घनत्व अधिक हो जाता है, ठीक है ना। ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है, गर्म जल का घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका वेरी करेगा ये, ठीक है। और लास्ट में है आपका केमोक्लाइन। केमोक्लाइन क्या होता है, देखिए सागरीय जल है जब ये
ऐसे बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाली एक लेयर है जो कि गर्म है आपकी, ठीक है, और नीचे वाली लेयर एक हमने बीच में ऐसी एक सीमा रेखा मान ली जिसको हम लोग केमोक्लाइन कह रहे हैं, ठीक है ना। केमो का मतलब हो गया कि नीचे वाले जल में जो ऑक्सीजन हो या केमिकल हो या गैस हो या साल्ट हो, ये जो है ये काफी अधिक मात्रा में डिसॉल्व है, जबकि ऊपर वाले में नहीं, ठीक है। तो इन दोनों लेयर को जो लाइन सेपरेट करती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें चीजें मिल गई होंगी जानने के लिए। तो हम लवणता की बात करें तो लवणता प्रवणता को कौन दिखाएगा, इसमें हैलोक्लाइन दिखाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। देखिए हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% पार्ट पे क्या है भाई, आपका जल है। क्लियर है, ओके। और इस 71% पार्ट में अगर हम बात करें 97%, ठीक है, 97% जो जल है वो कैसा है, आपका खारा है, सलाइन है, यानी ये यूजेबल नहीं है, जो सागरों महासागरों में इन सब में देखने को मिलता है। केवल आपका रेमिनेंट 3% जो है, 3% जो है वो आपका मीठा जल या ताजा जल है, फ्रेश वाटर जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है, ओके। ये आपका नदी, झील, तालाब, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, इन सब में देखने को मिलता है। क्लियर है, ओके। तो अब इस 3% की हम बात कर रहे हैं, केवल इस 3% में से देखो, इसमें पूछा सर्वाधिक मात्रा कि कहां पे है, ठीक। तो सबसे ज्यादा इस 3% में से मैं लगभग 60% के अराउंड बता दूं तो वो आपका कहां पहुंच गया भाई, वो ग्लेशियर में पहुंच गया। ग्लेशियर में आधे से ज्यादा जल तो हमारा ग्लेशियर के रूप में है, वो जमा हुआ, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कहां पे आएगा, उसके बाद हमारा जो हो गया आपका, कहां गया, एक तो हो गया ग्लेशियर हो गया, उसके बाद जो आएगा भूमिगत जल, ठीक है। भूमिगत जल लगभग आपका मान के चलिए 22% के अराउंड इसमें आपका भूमिगत जल स्टोर हो गया। क्लियर है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपका झील झरनों में जो है वो रहेगा, ठीक है। हालांकि अगर ऑर्डर में देखें, इसके बाद भूमिगत के बाद कहां आएगा, आपका एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बाद झील एवं झरनों में आएगा। उसके बाद कहां आएगा, आपका सॉइल में, जो हमारी मृदा है ना, मिट्टी है, उसके अंदर जो नमी है उसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद नदी, जो हमारे वातावरण में सॉइल में जो वाटर है उससे भी कम किसमें है, नदियों में है, ठीक है ना, ओके। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो सर्वाधिक पूछा है तो पर्वतीय हिमानियों हिमनदों में, ग्लेशियर्स में आपका मैक्सिमम जल है। क्लियर है, इसका ऑर्डर याद रखिएगा, परसेंटेज भी याद रखिएगा आप। चले, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा क्या है भाई, ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए नीचे कुछ ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, उनके कंट्री आपके लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण है। और हाइट की बात करें तो अभी हम हाइट आंसर देखते हैं क्या है। पहले चलते हैं पॉइंट पे, माउंट पिनटिबो, ओके। देखिए जो हमारा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसमें एक रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर, ओके, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। क्लियर है, ओके। इस क्षेत्र में आपका मैक्सिमम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये अर्थक्वेक के लिए भी बड़ा काफी प्रोन्ड एरिया है, ओके। इस क्षेत्र में अगर हम देखें, यहीं पे एक एरिया है फिलीपींस। फिलीपींस जो है एक देश जहां पे बहुत सारे आपको एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ओके। जो कि किसका पार्ट है, इसी रिंग ऑफ फायर का, अग्नि वलय भी कह सकते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर, जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, रिंग ऑफ फायर इसी का पार्ट। तो जो फिलीपींस है वहां पे एक माउंटेन है, इसका नाम क्या है, माउंट पिनाटुबो, ओके। कहां पर है भाई, ये फिलीपींस में, फिलीपींस, ओके। दूसरा माउंट ताल, माउंट ताल ये भी कहां पे है भाई आपका, ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है, और कहां पे है आपका, फिलीपींस में। क्लियर, ओके। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो को हम लोग एक्सटिंक्ट या डोरमेंट के रूप में मानते हैं। डोरमेंट जनरली इसको माना जाता है कि ये एक तरीके से सुषुप्त है, ठीक है ना, ओके, सोया हुआ है ज्वालामुखी पर्वत। कभी पहले ये एक्टिव रहा करता था, अब इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना, ओके। तो कुछ लोग इसको डोरमेंट मानते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट मानते हैं। क्लियर है। माउंट किलिमंजारो कहां पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो तंजानिया है, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका की बात करें हम लोग, ओके, इस वाले रीजन में, तो यहां पे तंजानिया, तंजानिया, और तंजानिया में आपका क्या मिलेगा, माउंट किलिमंजारो। क्लियर है, ओके। तो वहां के एक हाईएस्ट माउंटेन में इसको काउंट किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े भाई। तो अगला है हमारा माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। देखिए कोटोपैक्सी जो है ये देश जो हमारा आइलैंड वो है महाद्वीप है आपका साउथ अमेरिका, उसमें एक कंट्री है उसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर, और इक्वाडोर में आपका जो सबसे बड़ा आपका हाईएस्ट जो एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है वो कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट पर्वतमाला है, ओके, वो इसी के अंतर्गत है। चलिए, तो माउंट कोटोपैक्सी जो हो गया वो इक्वाडोर में सिचुएटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 10 का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखें, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, अभी हमने डिस्कस किया तो सुपीरियर, बिल्कुल सही बात है। विश्व का सबसे ऊंचा नौगमन जो झील है टीटीकाका झील किन दो देशों के बीच में है, तो बोलीविया एंड पेरू। ठीक है ना, आजा, बोलीविया और पेरू, ओके, इनके बीच में यहां पर लेक टिटिकाका, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ओके, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तो टांगनिका झील, जो अफ्रीका की लॉन्गेस्ट झील भी है और विश्व की सबसे गहरी झील भी है। ठीक है ना, फ्रेश वाटर लेक है टांगनिका झील। ओके, और जो हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, ये टुगेला के बारे में पहले बता दूं। टुगेला जो है ये साउथ अफ्रीका, कहां पे भाई, दक्षिण अफ्रीका में जो ड्रकेंसबर्ग माउंटेन है, कौन सा माउंटेन, ड्रकेंसबर्ग पर्वत, वहां पे फोल्डेड माउंटेन है एक तरीके के ये, और ड्रकेंसबर्ग पर्वत में आपका ये टुगेला जलप्रपात अवस्थित है। क्लियर है, ओके। लेकिन ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, ओके। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, वो है भाई आपका एंजल वाटरफॉल जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है, ओके। और वेनेजुएला में ये जो ओरिनोको रिवर है, ओरिनोको रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि है कैरोनी रिवर, ओके, उसी पर ये सिचुएटेड है। क्लियर है, ओके। तो एंजल वाटरफॉल ये विश्व का सबसे ऊंचा, लगभग इसकी हाइट की बात करूं मैं तो 955 मीटर के आसपास ये है। ठीक है, और इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट है वो कुंचिकल वाटर जलप्रपात है। ठीक है ना, ओके, और जिसकी हाइट लगभग 435 या 50 के आसपास है। क्लियर है, मीटर। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है भाई, गोबी हमने देखा था मंगोलिया चाइना में, उत्तरी गोलार्ध पड़ेगा। चिहुआ हुआ ये मैक्सिको में, हमने कल बात किया ही था कल के टेस्ट सीरीज में, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में। सहारा डेजर्ट ये विषुवत रेखा के उत्तर में, उत्तरी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, ये भी उत्तरी गोलार्ध में। कालाहारी जो है ये बोत्सवाना में पड़ता है आपका, मैक्सिमम बोत्सवाना, ओके। शुतुरमुर्ग वगैरह यहीं पे पाए जाते हैं, बड़ा फेमस है ये कालाहारी, ओके। और ये बड़े खनिज तत्वों के लिए बड़ा फेमस है, जैसे डायमंड हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है ना, ये इन सब के लिए ये मरुस्थल काफी फेमस है। तो बोत्सवाना में पड़ता है जो कि विषुवत रेखा के नीचे है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। आई होप आपको आंसर मिला होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सुमेलित करना है भाई इनको, ज्वालामुखी है, इधर देश दिया गया, सबनकाया, माउंट एटना, कोलीमा, माउंट मेरापी, ओके। तो इसमें देखिए माउंट एटना कहां पर है भाई, माउंट एटना इटली, ओके, माउंट मेरापी और सबनकाया। देखिए इसमें हम बात करें, इसका मैचिंग का आपका कोड बता दें 13 का। हाँ, कहां गया आपका आंसर, ये इसको मैच कर लीजिए आप लोग। लोकेशन है, ज्वालामुखी पर्वत है, देश है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, आपको एक तरफ माउंटेन दे देंगे, बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन, और आपको दूसरी तरफ कंट्री दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैचिंग के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप उनके देश के नाम कम से कम याद रखें जो इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है, ओके। जिसमें इसमें हम देखें सबनकाया कहां पे है भाई, ये पेरू में है, पेरू जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहां पे, ठीक है ना, ओके। माउंट एटना हो गया आपका इटली में, माउंट कोलीमा जो हो गया ये हो गया मैक्सिको में, और माउंट मेरापी एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये भी आपका ये इंडोनेशिया में पड़ जाए। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, कल भी हमने हिंद महासागर की धाराओं पे बात किया था, आज देख लेते हैं। अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागर, वेनेजुएला, तो ये है, ओके, दक्षिण हिंद महासागर की। मोजाम्बिक भी है, ओके। अगुलहास और वेनेजुएला, देखिए अगुलहास जो ये अफ्रीका है ना आपका, अफ्रीका,
ओके, ये अफ्रीका के यहाँ पे आपका मेडागास्कर या मोजाम्बिक वाला बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे मोजाम्बिक के आगे यहाँ पे मिलेगा आपका कौन सा, ये अगुल-हास जलधारा, ये भी आपका हिंद महासागर का ही पोर्शन हो, जबकि वेनेजुएला है ना वो इसके इस वाले पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। ओके, ये एक ठंडी जलधारा है, अगुल-हास आपकी गर्म जलधारा है, वेनेजुएला आपकी ठंडी जलधारा है, और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है ना कि हिंद महासागर का। तो कौन नहीं है, तो वेनेजुएला जलधारा नहीं है, ये अटलांटिक का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान। तो हमने भाई अभी बताया था आपको कि कौन सा देखा था, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। हाँ, हमने कैस्पियन सी की बात की थी, ध्यान है आपको। कुछ क्वेश्चन पहले कैस्पियन सी के चारों ओर जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उन देशों के बारे में हम बात करें तो वहां पे एक कंट्री है अजरबैजान, बताया था। ओके, कौन कौन सी, ईरान था, कजाकिस्तान था, रशिया था, अजरबैजान था, तुर्कमेनिस्तान था, ठीक है ना। तो वहां पे अजरबैजान जो है उसके साथ क्या है, कैस्पियन सी की सीमा मिलती है, तो ये भू आबद्ध देश में काउंट नहीं होगा। बाकी जो है ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के यानी जो मध्य एशिया है उसके ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, क्लियर है, अजरबैजान को छोड़ के। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोलोराडो, दामोदर, अच्छा ये नदियां, नील, जाम्बेजी, और इस पे बने हुए डैम है। ओके, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कोलोराडो रिवर की बात करें, दामोदर, नील, जाम्बेजी, तो दामोदर वगैरह की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखो पहले सीधे सीधे जो आपको पता हो ना आंसर कैसे लगाया करो आप लोग, जो आपको पता हो सबसे पहले उनको लगा लिया करो। कई बार क्या होता है ऑप्शन इस तरीके से अरेंज होते हैं आपको तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो दामोदर पे हमने पढ़ा था, कौन सा डैम था भाई, पंचेत डैम। ओके, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं, कोलोराडो। कोलोराडो जो है इस पे बना हुआ है हूवर डैम, आपका हूवर डैम बड़ा महत्वपूर्ण है। कोलोराडो जो प्लेट्यू है वहीं से ये रिवर निकलती है, ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन भी करती है कोलोराडो नदी, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की। नील की बात करें हम लोग, ठीक है, तो नील नदी पे जो है भाई आपका कौन सा है, आसवान डैम है। और जाम्बेजी पे जो है ये भी अफ्रीका की एक नदी है जाम्बेजी, जिसपे करीबा डैम बना हुआ है, क्लियर है। तो आप इसके हिसाब से आंसर मैच कर सकते हैं, जो भी होगा आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहां पे है ये आंसर, ठीक है। तो इसको मैच कर लें, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जर्मनी में अवस्थित है पर्वत है ये, इनमें पूछा है जर्मनी में कौन है, ठीक है। ठीक है, माउंट एटलस की बात करें, माउंट एटलस जो है ये अफ्रीका का ये वाला एरिया, ओके, यहाँ पे 3 देश ऐसे लाइन से हैं, कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। ओके, इन तीनों देशों में एक फोल्डेड माउंटेन फैला हुआ है, ओके, वलित पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम क्या है, माउंट एटलस, क्लियर है। ओके, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको 2 जगह ही वलित पर्वत सामान्यतः देखने को मिलेगा, एक तो ये हो गया एटलस पर्वत जो कि इसमें फैला हुआ, एक अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में यहाँ पे मिलेगा ड्रकन्सबर्ग, ओके, जिसकी अभी हमने बात की थी, जिसपे टुगेला जलप्रपात था। ओके, तो ये आपका एटलस हो गया यहाँ पे। पेरेनीज, फ्रांस और स्पेन की सीमा पे हम देखें, पेरेनीज मिलेगा आपको, ठीक है। और एपिनाइन्स जो है ये आपका इटली हो गया, इटली में आपका जो इटली है आपका ऐसे इसमें सीधे इस तरीके से फैला हुआ है इटली में, एपेनाइन्स पर्वत जो है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है, नाम फॉरेस्ट है इसका, आसपास का एरिया फॉरेस्ट एरिया, इसकी वजह से बेबी दे दिया गया। ये आपको वहां पे माउंटेन है और इसी से आपकी एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, डैन्यूब, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये वहां की, ओके, डैन्यूब, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहां हो जाएगा, ये जर्मनी में अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मैप अगर आपको लोकेशन याद है तो रसिया के साथ अफगानिस्तान का मैच नहीं होता है, क्लियर है। बाकी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो तान कंट्रीज है इनके साथ, सेंट्रल एशियन कंट्री इनके साथ बनाते हैं, क्लियर है। ओके, कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, अरल सागर, ओके, ठीक है। तो इसमें अरल सागर की बात करें, अरल सागर एक ऐसा वाटर बॉडी है जो लैंडलॉक्ड है, यानी 2 तरफ से इससे घिरा हुआ है, क्लियर है। तो इसमें अगर हम बात करें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है,
ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, रसिया भी नहीं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो एरिया है, ओके भाई, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, अरल सागर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, सिंपल सा, येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन है ये, ओके। इस नेशनल पार्क की बात करें, कहां पर है येलो स्टोन नेशनल पार्क? येलो स्टोन नेशनल पार्क ये आपका जो हमारा अमेरिका, जो अमेरिका है, अमेरिका के उत्तरी भाग में, ठीक है, जो वहां पे मोन्टाना हो गया, एरिजोना, मोन्टाना, एरिजोना और इडाहो, ओके, इन प्रांतों में ये नेशनल पार्क फैला हुआ है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्लियर है, ओके। और ये जो है आपका यूएसए के अंदर आता है। क्लियर, तो वहां पे ये सिचुएटेड है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका का एक, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। लगभग 1872 के अराउंड इसको क्या किया गया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। उसी समय अमेरिका में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। क्लियर है, तो यहाँ पे जो पत्थर है, हालांकि ये ओल्ड फेथफुल गीजर के लिए बड़ा फेमस है, ओल्ड फेथफुल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फेथफुल गीजर। गीजर क्या होते हैं? ये जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, जियोथर्मल, ओके, भूतापीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा। देखो, भूगर्भ के अंदर जब कहीं मैग्मा वगैरह उसके कांटेक्ट में आते हैं वाटर के, जो ग्राउंड वाटर होता है, तो वो ग्राउंड वाटर को भाप में कन्वर्ट करता है। और भाप जो होता है, जब एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करता है ना वो, तो वो चट्टानों से, दरारों से होता हुआ तेजी से बाहर की ओर आता है। और जब तेजी से सतह पे वो बाहर की ओर निकलता है, तो एटमॉस्फेयर में वो काफी ऊंचाई तक जल के प्रवाह को, यानी उसकी धाराओं को फाउंटेन के रूप में विस्तारित करता है, ठीक है। उसके साथ काफी ज्यादा अधिक मात्रा में मिनरल्स जो होते हैं, ओके, वो हमारे सतह पे आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां आसपास की जो चट्टानें होती हैं, उन मिनरल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से उनका कलर येलोइश हो जाता है। दैट्स व्हाई इस नेशनल पार्क में इस तरीके के पत्थर पाए जाते हैं। और आपको यहाँ पे इसी वजह से इसका नाम दिया गया येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है भाई, यूएसए में सिचुएटेड है। क्लियर है, ओके। तो आपका ये 20 क्वेश्चन थे, आंसर की है, आप इसमें मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।